नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की उस बात का खंडन किया है जिसमें मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। नीतीश ने गुरुवार को कहा कि मेरे बारे में कहा गया कि मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता था। क्या मजाक है, एकदम बोगस बात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाली बात एकदम बोगस है। उन्होंने कहा कि ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं थी और भूल गए क्या, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया। सुशील कुमार मोदी का नाम लिए बगैर सीएम नीतीश ने कहा कि वह जितना चाहे मेरे बारे में बोलें ताकि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमें कुछ नहीं कहना है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात समझ लीजिए, महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। जिन लोगों को चिंता हो रही है सत्ता से बाहर जाने की, उनको 2024 की चिंता करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा और इन्हें दिया जाना एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। शीर्ष अदालत अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि कोई नहीं कहता कि यह कोई मुद्दा नहीं है, यह एक गंभीर मुद्दा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे टैक्स का भुगतान कर रहे हैं और इसका उपयोग विकास के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए समिति को दोनों पक्षों को सुनना होगा। बताना होगा कि भारत में चुनाव से पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए कई राज्यों में राजनीतिक दल जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव के बाद इन्हें पूरा करना उनकी मजबूरी बन जाता है। आम आदमी पार्टी ने इस याचिका का विरोध किया था और कहा था कि वंचित जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को मुफ्त नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर एक बार फिर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। हालांकि कार में सफ़र के दौरान इससे छूट मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है बल्कि मौतें भी अधिक हो रही हैं। अगस्त के पहले 10 दिनों में दिल्ली में 40 लोगों की मौत हुई है जबकि जुलाई के आखिरी 10 दिन में कोरोना वायरस ने 14 लोगों की जान ली थी। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से हराया था। धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था और राजनीति में आने से पहले वह वकील थे। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके संबंध तल्खी भरे रहे। जाट समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने ओबीसी चेहरे और किसान पुत्र के रूप में पेश किया था। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के बाहरी इलाकों में जाट समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार सुबह सीबीआई की टीम अनुब्रत मंडल के घर पर पहुंची थी। अनुब्रत मंडल पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष हैं। सीबीआई ने साल 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था जिसमें अनुब्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई ने हाल ही में इसी केस में कई जगहों पर छापेमारी की थी। कुछ दिन पहले ईडी ने ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई थी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और बड़े पैमाने पर नकदी बरामद होने के बाद ममता ने कड़ा एक्शन लेते हुए पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया था और पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया था।
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के ताजा संपादकीय में बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार का समर्थन किया है। संपादकीय का शीर्षक है बिहार की उथल पुथल, नीतीश कुमार आगे बढ़ो। इसके साथ ही इसमें बीजेपी पर निशाना साधा गया है। संपादकीय में कहा गया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र की ही तरह शिंदे गुट अलग करके भाजपा के दिल्लीश्वर नीतीश कुमार को मात देने की साजिश रच रहे थे। उसके लिए नीतीश कुमार के शिंदे आरसीपी सिंह को मोहरा बनाकर खात्मे का खेल शुरू ही किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा को ही धोबी पछाड़ देने वाली पलटी मारी है। बुधवार को नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस नई महागठबंधन सरकार में जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत अन्य घटक दल शामिल हैं। शिवसेना के संपादकीय में कहा गया है कि 2024 के आम चुनाव का गणित तय करके नीतीश कुमार ने यह साहसिक कदम उठाया होगा तो देश के समस्त विपक्ष को नीतीश कुमार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफ़ी नाजुक है। उन्हें दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद जिम में मौजूद लोग उन्हें अफरा तफरी में दिल्ली एम्स हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टर्स ने बताया था कि राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव बिग बॉस, शक्तिमान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुके हैं। राजू श्रीवास्तव बीते कई सालों से अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाते रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है। उनके प्रशंसक उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से कहा था कि वे नीतीश के साथ सरकार बनाने को लेकर 3-4 दिन रुक जाएं और वे हर हाल में हमारा गठबंधन रोकने पर आमादा थे। ललन सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को फ़ोन गया था कि आप नीतीश के साथ गठबंधन ना करें। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती सीएम बनाया गया। उसके बाद बीजेपी के छुटभैया नेता उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते रहे। बताना होगा कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बुधवार को कहा था कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश को फ़ोन कर मीडिया में चल रही खबरों के बारे में उनसे पूछा था, तो उनका कहना था कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के दारहाल में आतंकियों ने एक आर्मी कैंप पर फिदायीन हमला कर दिया। आतंकियों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद आतंकियों ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक राजौरी के दारहाल इलाके के परगल में सेना के एक शिविर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को गुरुवार तड़के मार गिराया गया। जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त दलों को भेजा गया है। बताना होगा कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। इन आतंकवादियों में लतीफ़ राथर भी शामिल है, जो मई में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक पुलिसकर्मी मनोज कुमार का खाने की थाली हाथ में लेकर अपनी परेशानी बताने वाला वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी का कहना था कि 12-12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी ठीक से खाना नहीं मिलता है। पुलिसकर्मी का कहना था कि 12 घंटे काम करने वाले सिपाही कैसा खाना खाने को मजबूर हैं। लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा है कि ऐसी रोटी हमें परोसी जा रही है, जब भरपेट खाना ही नहीं मिलेगा तो ड्यूटी कैसे होगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। सिपाही ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद उन्हें धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने कहा है कि मेस के खाने की गुणवत्ता से संबंधी शिकायती प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता सिपाही को आदतन अनुशासनहीनता, गैरहाजिरी और लापरवाही के मामलों में पिछले कुछ सालों में 15 बार सजा दी गई है।
महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की है, जिसमें बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति मिली है। करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया है। इसमें 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती और कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। छापेमारी के दौरान इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। ये कार्रवाई 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच हुई है। इस कार्रवाई को आयकर विभाग की नासिक टीम ने अंजाम दिया। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा कई प्रॉपर्टीज़ को भी ईडी ने अटैच किया था। यूपी के कानपुर में भी कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।